दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक आलसी नौजवान जिम और उसकी हार्ड वर्किंग गर्लफ्रेंड केट से। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। एक सुबह अचानक अलार्म बजता है। केट बेचारी नींद से उठकर अपनी जॉब पर जाने की तैयारी करने लगती है और हमारा निठल्ला जिम बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। भाई ने कई बार जॉब के लिए ट्राई तो किया है, पर किस्मत और टैलेंट दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब वो घर पर ही वेला बैठता है। केट तैयार होते हुए उसको याद दिलाती है कि आने वाले हफ्ते उनका एक लंबा वेकेशन प्लान है, पर जिम अपने इंडियन नेताओं की तरह एंड मोमेंट पर वादा तोड़ देता है। वो बोलता है कि उसको अगले हफ्ते एक नई जॉब का इंटरव्यू देना है, इसलिए वो वेकेशन पर नहीं जा सकता। केट बेचारी बिना कोई कलेश किए मान जाती है और चुपचाप ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती है। जब केट निकलने वाली होती है, तभी जिम अपने फ़ोन पर टाइम पास करते हुए एक न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में पता चलता है कि सिटी में एक नया खतरनाक वायरस फैल रहा है। एक साइंटिस्ट टीवी पर चिल्ला कर बोल रहा है कि भाई अपने घरों में रहो, ये वायरस जानलेवा है। पर अपने जिम और बाकी पब्लिक का रिएक्शन वैसा ही था जैसे हम लोग हर साल डेंगू मलेरिया की न्यूज़ पर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट की नौटंकी है। थोड़ी देर बाद जब जिम अपनी बालकनी में आता है तो उसकी नज़र सामने वाली छत पर खड़ी एक अजीब सी बूढ़ी औरत पर पड़ती है। उसके सफ़ेद कपड़ों पर खून लगा हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे अभी अभी किसी सस्ती ज़ॉम्बी मूवी का ऑडिशन देकर आई हो। तभी केट आती है। जिम का ध्यान थोड़ा भटकता है और जब वो वापस देखता है तो वो बूढ़ी औरत गायब। इसके बाद जिम का एक ज्ञानी पड़ोसी बालकनी में पौधों को पानी देते हुए एंट्री मारता है। वो अपना दिमाग चलाते हुए कहता है कि ये वायरस सब बड़ी कंपनियों का नाटक है, ताकि शेयर मार्केट गिरे और वो सस्ते में आम आदमी के शेयर्स खरीद लें। अपने आइंस्टाइन जिम को भी ये स्टॉक मार्केट वाली थ्योरी एकदम सॉलिड लगती है और वो इस बात को वहीं इग्नोर कर देता है। खैर, इसके बाद जिम अपनी एक्टिवा, मेरा मतलब स्कूटर, निकालता है और केट को मेट्रो स्टेशन छोड़ने निकल जाता है। रास्ते में दोनों देखते हैं कि पुलिस ने किसी खून से सने हुए आदमी को पकड़ा हुआ है जिसने अभी किसी का मर्डर किया था। उन्हें लगता है कि यह सिटी का कोई नॉर्मल क्राइम होगा। स्टेशन पर जिम दोबारा केट से वेकेशन कैंसिल करने के लिए सॉरी बोलता है और केट उसे एक स्माइल देकर ऑफिस निकल जाती है। वापस आते हुए जिम को सड़क किनारे एक पुलिस कार दिखती है। कार के दरवाजे खुले थे पर पुलिस वाले वहां से गायब थे। भाई, ऐसी क्रीपी सिचुएशन में कोई भी आम इंसान डर के मारे रास्ता बदल लेगा, पर अपने जिम का दिमाग घुटनों में था। वो आराम से आगे निकल जाता है। घर जाने के बजाय जिम को लगती है भूख और वो पहुंचता है एक रेस्टोरेंट जहां उसका एक दोस्त काम करता था। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां वही खून से सनी बूढ़ी औरत अचानक से एंट्री लेती है। पहले वो एक आदमी के मुंह पर थूकती है और फिर सीधा जिम के दोस्त को बालों से पकड़कर उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल उड़ेल देती है। भाई साहब, रेस्टोरेंट में अचानक से WWE का रॉयल रंबल शुरू हो जाता है। वहां बैठे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और जानवरों की तरह मारने काटने लगते हैं। जिम को समझ आ जाता है कि अगर वो यहां रुका तो उसको कोई कच्चा चबा जाएगा, इसलिए वो वहां से अपनी जान बचाकर पतली गली से निकल लेता है। पर मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो औरत जिम के पीछे पीछे सड़क पर आ जाती है। तभी एक तेज रफ्तार कार आकर उस औरत को उड़ा देती है। कार का ड्राइवर बाहर निकलता है, पर वो भी नॉर्मल नहीं था। वो औरत को देखकर किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। पूरा शहर पागलखाना बन चुका था। एक औरत तो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये सब हो ही रहा था कि तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग जिम को टारगेट कर लेते हैं। जिम अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाता है और हांफते हुए अपने घर के अंदर घुसकर जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर लेता है। वो तुरंत टीवी ऑन करता है तो देखता है कि टीवी के हर एक चैनल पर इमरजेंसी का रेड सिग्नल और सायरन बज रहा है। मामला कंट्रोल से बाहर था। डर के मारे वो केट को कॉल और मैसेज करने लगता है। तभी पीछे से आहट होती है। उसका वही ज्ञानी पड़ोसी जिसे सुबह शेयर मार्केट की चिंता थी, बालकनी का रास्ता तोड़कर उसके घर में घुस आता है। पर अब उसके हाथ में पानी देने वाला जग नहीं, बल्कि एक बड़ी सी कैंची थी। पड़ोसी का दिमाग पूरी तरह से उस वायरस के कंट्रोल में था और उसकी आंखें डरावनी हो चुकी थी। वो जिम पर बुरी तरह हमला कर देता है। हाथापाई में पड़ोसी अपनी कैंची से जिम की हाथ की 2 उंगलियां काट देता है और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो उन कटी हुई उंगलियों को जमीन से उठाता है और मजे से चबाने लगता है जैसे कोई नमकीन खा रहा हो। जिम दर्द से बुरी तरह चीखता है। वो देखता है कि पड़ोसी फिर से उस पर हमला करने वाला है, तो वो अपनी बची हुई जान लगाकर पास रखा एक भारी अप्लायंस पड़ोसी के सर पर पूरी ताकत से दे मारता है। पड़ोसी जमीन पर थप से गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है।
जिम सोचता है कि शायद वो मर गया, पर यह उसकी गलत फहमी थी। अगले ही सेकंड वो पड़ोसी उस चोट के बावजूद अपनी जगह से दोबारा खड़ा होने लगता है और अब उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा खतरनाक भूख और गुस्सा था। जिम तुरंत समझ जाता है कि उसके ज्ञानी पड़ोसी को अब शेयर मार्केट की नहीं बल्कि उसके भेजे की भूख लगाई है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए जिम अपने ही घर से ऐसी दौड़ लगाता है जैसे उसके पीछे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई हो। दरवाज़ा खोलकर वो हाँफते हुए सीधा अपनी गली में निकलता है, पर बाहर का माहौल देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पूरी की पूरी सिटी ज़ॉम्बी लैंड बन चुकी थी, पर एक ट्विस्ट था। ये ज़ॉम्बीज़ हॉलीवुड मूवीज़ की तरह रोते या गुर्रापे नहीं थे, बल्कि ये बड़े खुश लग रहे थे, जैसे इनकी कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। जिम थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि कुछ इन्फेक्टेड लोग मिलकर एक बेचारे आम आदमी का हाथ ऐसे मजे से तोड़ रहे थे जैसे बच्चे दिवाली पर अनार जलाकर मजा ले रहे हों। उनकी वो पागलपन वाली और कुटिल मुस्कान देखकर जिम की पैंट थोड़ी और गीली हो जाती है। वो बिना आवाज़ किए अपनी स्कूटर के पास पहुंचता है और पागलों की तरह उसको किक मारने लगता है, पर जैसे हर इंडियन की किस्मत होती है, इमरजेंसी के वक्त स्कूटर का नखरा शुरू हो जाता है। स्कूटर के इंजन की वो घर घर आवाज़ सुनकर उन खुश मिजाज ज़ॉम्बीज़ का ध्यान जिम की तरफ चला जाता है। अब वो अपना नया शिकार देखकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। आखिरी मिली सेकेंड में स्कूटर स्टार्ट होती है और जिम धूम मचाते हुए वहाँ से हवा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ बेचारी केट को इस बाहर फैली हुई तबाही का रत्ती भर भी आइडिया नहीं था। वो आराम से ऑफिस जाने के लिए मेट्रो में बैठकर अपनी एक किताब पढ़ रही थी। तभी उसके बगल में एक ठेठ क्रीपी अंकल टाइप का ओवर स्मार्ट बिजनेसमैन आकर बैठता है। ये अंकल पहले तो किताब पढ़ने के बहाने केट से बात करने की नाकाम कोशिश करता है, और जब केट उसे इग्नोर करती है तो वो हद पार करते हुए उसको गलत तरीके से टच कर देता है। केट, जो आमतौर पर शांत किस्म की लड़की है, उसका पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में घूरती है और सीधा धमकी देती है कि अगर दोबारा हाथ लगाया तो सेक्सुअल हैरासमेंट का केस ठोक दूंगी और सीधा जेल की हवा खाओगे। ये सुनकर अंकल थोड़ा डर कर पीछे हट जाता है, पर उसकी शक्ल पर इतना गुस्सा था जैसे केट ने उसकी पुश्तैनी जमीन हड़प ली हो। वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है। तभी मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकती है। बाहर से बहुत सारी भीड़ अंदर आती है और उन्हीं भीड़ के बीच एक काला चश्मा पहने कूल सा दिखने वाला आदमी मेट्रो में घुसता है। पर भाई साहब, ये कोई नॉर्मल पैसेंजर नहीं था। अंदर आते ही वो अपना ऐशो आराम का चाकू निकालता है और गाजर मूली की तरह आम लोगों को काटना शुरू कर देता है। मेट्रो के अंदर अचानक से खतरों के खिलाड़ी का खूनी वर्जन शुरू हो जाता है। चारों तरफ डर, चीखें और खून ही खून। केट ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती है और सहम कर अपनी सीट पर सिकुड़ जाती है। कुछ ही सेकंड्स में मेट्रो के और भी कई लोग उस चाकू वाले से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ तो इतने रंगीन और बेशरम थे कि वो लड़कियों को पकड़कर उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी वही क्रीपी अंकल जो केट के बगल में था, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। उसका चेहरा किसी शैतान की तरह डरावना हो जाता है और वो सीधा केट के बगल में बैठी एक भली सी बेचारी लड़की, जिसका नाम मॉली था, उस पर जानलेवा हमला कर देता है। अंकल इतना पागल हो चुका था कि वो मॉली की एक आंख ही नोच कर निकाल देता है। मॉली दर्द से चीखती है। तभी एक दूसरा आदमी आकर उस ज़ॉम्बी अंकल को पीछे ढकेलता है। जैसे ही मेट्रो अगले स्टेशन पर झटके से रुकती है, बचे हुए लोग जान बचाकर दरवाजे से बाहर भागने लगते हैं। केट इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी हिम्मत दिखाते हुए घायल मॉली को सहारा देकर बाहर निकल भागती है। पर वो ज़ॉम्बी अंकल इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वो उनके पीछे पीछे भागता है। रास्ते में एक अच्छा लड़का केट और मॉली की मदद करने के लिए बीच में आता है, पर अंकल एक जानवर की तरह उसके मुंह पर काट लेता है और पास पड़ी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाकर उस बेचारे को वहीं मौत के घाट उतार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर केट और मॉली की रूह कांप जाती है और वो अपनी आखिरी सांस तक दौड़ते हुए स्टेशन के बाहर वाले एग्जिट की तरफ भागती हैं। वहां गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड स्टेशन का शटर गिरा रहा था, उन्हें मरने के लिए अंदर ही छोड़कर। केट और मॉली पूरी जान लगाती हैं और शटर बंद होने से एग्जैक्टली 1 सेकंड पहले उसके नीचे से स्लाइड करके बाहर निकल आती हैं। बाहर आते ही केट गार्ड पर बरस पड़ती है, पर मॉली अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधा गार्ड की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है। गार्ड घबराकर बोलता है कि उसे लगा वो दोनों इन्फेक्टेड हैं, पर उन्हें बहस करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि पीछे से अंकल शटर तोड़ने में लगा था। दोनों जल्दी से सीढ़ियों से भाग निकलती हैं। अब वापस चलते हैं अपने स्टार जिम के पास। जिम स्कूटर पर शहर की खूनी सड़कों से गुजर रहा था। रास्ते में लाशें बिछी थीं जिन्हें दूसरे इन्फेक्टेड नोच रहे थे। तभी जिम की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी आंखों में सर्फ एक्सेल चला जाए। एक टकला इन्फेक्टेड आदमी पूरा खून से सना हुआ किसी और की बॉडी के साथ रोमांस फरमा रहा था। ये अजीब चीज़ देखकर जिम थोड़ा स्लो होता है तो वो टकला उसको देखकर ऐसी क्रीपी और खून से सनी स्माइल देता है कि जिम की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है। वो तुरंत एक्सेलरेटर पूरा घुमाकर शहर से बाहर की तरफ निकल जाता है। शहर के बाहर एक टनल के पास पहुंचकर जिम आखिरकार रुकता है।
वहां आगे का रास्ता ट्रैफिक जैम और क्रैश्ड कार्स के ढेर की वजह से ब्लॉक था। जिम सबसे पहले अपनी जख्मी कटी हुई उंगलियों पर डक्ट टेप लगाता है, बिल्कुल जैसे कोई इंडियन मैकेनिक किसी टूटे हुए पाइप को ठीक कर रहा हो। वहीं पास की झाड़ियों में उसे एक बड़ा सा चाकू मिल जाता है, जिसे वो अपने डिफेंस के लिए उठा लेता है। तभी उसको एक बास्केटबॉल कोर्ट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो चुपके से जाकर देखता है तो वहाँ कुछ स्कूल के छपरी बच्चे बास्केटबॉल यूनिफॉर्म में एक आदमी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। जिम को उन बच्चों की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो हीरो की तरह अपना नया चाकू लेकर उन बच्चों पर धावा बोल देता है और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो आगे बढ़कर उस घायल और ज़मीन पर पड़े आदमी के पास पहुँचता है, ये देखने के लिए कि उसमें अभी कोई जान बची भी है या नहीं। जैसे ही जिम उस जमीन पर पड़े आदमी को पलटकर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो आदमी कोई बेचारा विक्टिम नहीं, बल्कि खुद एक खतरनाक ज़ॉम्बी था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो दर्द से रोने के बजाय जिम से कहता है, अबे तूने उन बच्चों को क्यों भगा दिया? मुझे तो मार खाने में बड़ा मजा आ रहा था। भाई, ये वायरस लोगों को ब्लड थर्स्टी के साथ साथ थोड़ा फ्रीकी भी बना रहा था। जिम की बची कुची हिम्मत भी ये सुनकर हवा हो जाती है। उसका दिमाग अभी इस नए सदमे को प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी वही छपरी बच्चे दोबारा वापस आ जाते हैं और इस बार उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे। जिम समझ जाता है कि हीरो बनने का कोटा पूरा हो चुका है। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी आग उगलते स्कूटर पर बैठता है और वहां से ऐसी दौड़ लगाता है जैसे पीछे स्ट्रे डॉग्स पड़ गए हों। इधर दूसरी तरफ अपनी केट आखिरकार उस घायल मॉली को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ का माहौल थोड़ा शांत था, क्योंकि अभी तक वायरस ने इस जगह पर अपनी एंट्री नहीं मारी थी। केट जल्दी से मॉली को एक व्हील चेयर पर बैठाती है। मॉली बेचारी इतनी इमोशनल हो जाती है कि रोते हुए केट का हाथ पकड़कर बोलती है, बहन, तुमने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद एक नर्स आकर मॉली को ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाती है। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में भीड़ लगी थी और सब लोग टीवी की तरफ देख रहे थे। टीवी पर देश के प्रेसिडेंट लाइव आकर भाषण पेल रहे थे। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक को तसल्ली दे रहे थे कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने सब कंट्रोल में कर लिया है। पब्लिक को भी थोड़ी शांति मिलती है, पर यह शांति बस 2 सेकंड की थी। प्रेसिडेंट के बगल में खड़ा उनका आर्मी चीफ अचानक से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकालता है, उसकी पिन निकालता है और सीधा प्रेसिडेंट के मुंह में ठुस देता है। अगले ही सेकंड लाइव टीवी पर बूम, प्रेसिडेंट साहब का सर किसी अनार की तरह फट जाता है। ये लाइव नौटंकी देखकर हॉस्पिटल में बैठे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अचानक से पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। इस पैनिक को रोकने के लिए वहां खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी बंदूक निकालता है और लोगों को शांत होने को कहता है, पर तभी पीछे से किसी के आने की आहट होती है। भाई, ये वही मेट्रो वाला ठेठ क्रीपी अंकल, यानी वो बिजनेसमैन था जिसके दिमाग में पहले से ही कचरा भरा था। वो अपने हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर आता है और किसी लक्कड़हारे की तरह एक ही झटके में उस बेचारे गार्ड का गेम बजा देता है और उसके पीछे पीछे आती है इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ की पूरी बारात। ये भीड़ हॉस्पिटल में घुसते ही मारकाट मचा देती है। कुछ ज़ॉम्बीज़ तो इतने नीच थे कि वो वहां की औरतों को पकड़कर उनके साथ वहीं जमीन पर जबरदस्ती करने लगते हैं। ये खून खराबा देखकर केट की तो रूह कांप जाती है। वो जान बचाकर भागती है और खुद को एक डार्क रूम में अंदर से लॉक कर लेती है। उसी वक्त वहां एक दूसरा मोटा गार्ड डर के मारे स्ट्रेचर के पर्दे के नीचे छिप जाता है। वो क्रीपी अंकल असल में केट को ढूंढ रहा था, पर केट तो मिलती नहीं, बदले में उसके हाथ लग जाती है बेचारी मॉली। अंकल मॉली के साथ घिनौनी हरकतें शुरू कर देता है। मॉली चीखती है, तड़पती है। छुपा हुआ वो मोटा गार्ड ये सब सुन रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि बाहर आकर बचाए। एकदम फट्टू निकला भाई। उसी वक्त जिम एक जगह रुककर अपना फोन चेक करता है तो उसे केट के मैसेजेस दिखते हैं। वो तुरंत कॉल मिलाता है। केट रोते हुए बताती है कि वो सिटी हॉस्पिटल में फंसी है। जिम उसे तसल्ली देता है और कहता है, कहीं चुप के बैठ जाओ, अपना फोन बिल्कुल साइलेंट कर लो, मैं किसी भी तरह तुम्हें लेने वहां पहुंच रहा हूं। कॉल कट करने के बाद जिम के चेहरे पर दर्द दिखता है। हम देखते हैं कि उसकी उंगलियां जहां उसके पड़ोसी ने काटा था, वहां से इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म में धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुका था। जिम के पास वक्त बहुत कम था। वापस हॉस्पिटल में वो मोटा गार्ड थोड़ी देर बाद दबे पांव एक दूसरे कमरे में खिसकता है। वहां उसे मॉली दिखती है, पर अब खेल पलट चुका था। मॉली अब तक पूरी तरह इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मोटे गार्ड के पैरों से गलती से आवाज हो जाती है और मॉली उसे देख लेती है। तभी और भी ज़ॉम्बीज़ वहां टपक पड़ते हैं और मोटे को दबोच लेते हैं।
मॉली का गुस्सा 8वें आसमान पर था। वो सीधा एक इलेक्ट्रिक कटर यानी कटर मशीन उठाती है और उस मोटे गार्ड के प्राइवेट पार्ट्स को ही काट डालती है। भाई ये सीन इतना ब्रूटल था कि देखने वालों का भी वहीं दर्द करने लगे। इधर केट सीढ़ियों पर अंधेरे में डरी सहमी बैठी थी। तभी उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि मौत चलकर आ रही है। वो तुरंत भागकर एक दूसरे चैम्बर में घुसती है और 2 दरवाजों के बीच में एक लोहे की रॉड फंसाकर उसे लॉक कर देती है। पर तभी बाहर से दरवाजे के गैप में 2 डरावनी आंखें झांकती हैं। ये वही क्रीपी अंकल था। वो मुस्कुराते हुए एक ऐसी घटिया धमकी देता है कि सुनकर ही खून खौल जाए। वो कहता है, बेटा फोकट में भाग रही हो, एक बार मेरे हाथ लग जाओ, जब तक तुम्हारी सांस नहीं निकलेगी मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। केट डर के मारे पीछे हटती है और आगे के अंधेरे रास्ते की तरफ भागती है, जबकि पीछे से वो पागल अंकल उस दरवाजे को पूरी ताकत से तोड़ने में लग जाता है। केट समझ चुकी थी कि अब वहां रुकना मौत को दावत देना है। वो अपनी सांस रोकती है और अंधेरे रास्ते में भागने लगती है। किस्मत इतनी खराब थी कि आगे जाते ही उसके सामने एक और इन्फेक्टेड बिजनेसमैन आ टपकता है। लेकिन भाई, अब केट का डर गायब हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी प्योर गुस्से ने। वो एक्शन हीरो मोड में आती है, पास रखा एक भारी फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और बिना सोचे उस बिजनेसमैन के सर पर दे मारती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने एक्सटिंग्विशर से इतने जोरदार हमले किए कि उस ज़ॉम्बी का चेहरा पिचके हुए टमाटर की तरह पूरी तरह डिफॉर्म हो गया। गुस्से में उसने उसका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर ही बदल दिया। सांसें फूली हुई थीं। तभी सामने का एक दरवाज़ा खुलता है और एक डॉक्टर बाहर निकलता है जो पूरे हैजमैट सूट में पैक था। वो चुपचाप केट को अपनी एक सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर ले जाता है। केट को लगता है चलो आखिर एक मसीहा मिल गया, पर यह मसीहा थोड़ा अलग था, क्योंकि अगले ही सेकंड वो केट पर बंदूक तान देता है। डॉक्टर को डाउट था कि कहीं इस लड़की का भी सॉफ्टवेयर करप्ट तो नहीं हो गया। वो बिना रिस्क लिए केट के हाथों को एक लोहे के पाइप से हैंडकफ कर देता है। अगले ही पल वो उसके ऊपर एक ठंडा लिक्विड चालू कर देता है। ये कोई आम पानी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पेशल दवाई थी जो इन्फेक्टेड खून का असर खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गन पॉइंट पर ही केट को साफ कपड़े पहनने को देता है। जैसे ही केट अपने खून से सने पुराने कपड़े डस्टबिन में डालती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। डस्टबिन के अंदर एक छोटा सा बच्चा था और दोस्तों, वो बच्चा भी इन्फेक्टेड था। केट तुरंत समझ जाती है कि ये डॉक्टर कोई भगवान का रूप नहीं, बल्कि एक नंबर का साइको है जो छोटे बच्चों पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी डॉक्टर केट के पास आकर उसकी नस में एक खतरनाक इंजेक्शन घुसा देता है और फिर शुरू होती है उसकी विलन वाली स्पीच। देखो बेटा, वो कहता है, अगर इस इंजेक्शन के बाद तुम्हारी आंखें लाल हुईं तो यहीं पर गोली मार दूंगा, पर अगर तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी हुई तो हम दोनों टेरेस पर जाएंगे। वहां से एक वीआईपी हेलीकॉप्टर हमें लेने आएगा और फिर मैं तुम्हारे खून से इस वायरस का इलाज बनाऊंगा। डॉक्टर अपनी बकवास कर ही रहा था कि केट चोरी चुपके अपने फोन से जिम को अपनी लोकेशन मैसेज कर देती है। किस्मत से जिम पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था और अब वो सीधा लैब की तरफ भागता है। दूसरी तरफ काफी वक्त बीत जाने के बाद जब केट बिल्कुल नॉर्मल दिखती है तो डॉक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे यकीन हो जाता है कि ये इम्यून है। वो तुरंत उसकी हथकड़ी खोलता है और दोनों टेरेस की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन भाई, रास्ते में उन्हें वही बिजनेसमैन की लाश मिलती है जिसका सर केट ने फोड़ा था, पर उसकी कुल्हाड़ी गायब थी। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर डॉक्टर के पैर पर जोरदार कट लगा देता है। डॉक्टर तुरंत बंदूक से उस ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है, पर तभी एक और इन्फेक्टेड आकर उसके कटे हुए पैर पर कुत्तों की तरह काटने लगता है। डॉक्टर अपने फुल सर्वाइवल मोड में उस दूसरे ज़ॉम्बी के भी चीथड़े उड़ा देता है। दोनों लड़े झगड़े आगे बढ़ते हैं और तभी सामने से जिम की धांसू एंट्री होती है। केट की जान में जान आती है। पर एक सेकंड, जिम के चेहरे की वो डरावनी स्माइल और लाल आंखें देखकर सब क्लियर हो जाता है। भाई का गेम बच चुका था। जिम अब पूरी तरह इन्फेक्टेड था। डॉक्टर तुरंत अपनी गन जिम पर तानता है और गोली चलाता है, पर गोली जिम की गर्दन को बस हल्के से छूती हुई निकल जाती है। इससे जिम को इतना गुस्सा आता है कि वो उसी गायब हुई कुल्हाड़ी से डॉक्टर के गले पर भयंकर वार करता है और डॉक्टर वहीं ढेर हो जाता है। केट समझ जाती है कि अब रोमांस नहीं, सिर्फ मौत मिलेगी। वो बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर की पॉकेट से टेरेस की चाबी निकालती है और भागकर खुद को एक लोहे के गेट के पीछे लॉक कर लेती है। जिम चलते हुए उस गेट के पास आता है। खून से लथपथ उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो किसी की भी नींद उड़ा दे। वो केट को घूरते हुए बड़े प्यार से कहता है, डार्लिंग, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, पर अब दरवाज़ा खोलो। मैं अंदर आकर तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स काट कर खाऊंगा, फिर तुम्हारा सर कुचलूंगा और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा।
एक नॉर्मल इंसान ऐसी बातें सुनकर वही मर जाए, पर केट अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी। वो शांत होती है और अचानक जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। हाँ दोस्तों, केट भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वायरस ने उसके दिमाग पर भी कब्जा कर ही लिया था। वो हंसते हुए सीधा टेरेस की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ गेट के बाहर खड़ा जिम खून से लथपथ इतना खून बहा चुका था कि वो वहीं तड़पकर अपना दम तोड़ देता है। केट हंसते हुए टेरेस पर पहुंचती है। सामने एक आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है, पर वो उसे बचाने नहीं आए थे। उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर मिला था कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। आर्मी वाले वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और इसी भयंकर चीखों और दर्द के साथ ये कहानी हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाती है।